नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज हम दो विषयों की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला विषय, गुजरात मॉडल लगातार एक्सपोज हो रहा है और अब गुजरात हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है, जो टिप्पणी की है, वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि गुजरात का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो एशिया के बड़े अस्पतालों में से एक है, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, वो किसी कारावास से कम नहीं है। हम साथ ही आपको बात करने वाले हैं कि अरसे से कम पिछले 5 सालों से स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं गुजरात मॉडल की कभी प्राथमिकता ही नहीं रही है। दूसरा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी को बस मौका चाहिए और वो मौके पर चौका मार देती है। कुछ मिसालें आपके सामने होंगी दोस्तों, और ये मिसालें अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मनाक है, मगर हम शुरुआत करने जा रहे हैं गुजरात मॉडल से। क्या आप जानते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने ताजा फरमान में क्या कहा है? आपकी स्क्रीन पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल का मकसद है अपने पेशेंट्स का इलाज करना, मगर वो किसी काल कोठरी से कम नहीं है। वो शायद किसी काल कोठरी से भी बदतर है। बदनसीबी से गरीब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। मानवीय जीवन अनमोल है और उसे इस तरह से बर्बाद नहीं किया जा सकता। यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने इस ताजा फरमान में, अपने आदेश में, स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, उनकी भी बखिया उधेड़ दी है। क्या कह रही है गुजरात हाईकोर्ट नितिन पटेल के बारे में? आपके स्क्रीन पर हम जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री आखिर सिविल अस्पताल कितनी बार गए हैं और कितनी बार उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता है कि सिविल अस्पताल के मरीजों, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और तमाम जो एम्प्लॉइज हैं, उन्हें किस तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं? अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बारे में गुजरात हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, वो सिर्फ एक अस्पताल के बारे में नहीं है। वो अहमदाबाद के ऊपर टिप्पणी है, वो गुजरात के मॉडल के ऊपर टिप्पणी है, क्योंकि आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन बार जो मजदूर हैं वो सड़क पर आ गए थे। और आपको याद होगा, मुंबई के बांद्रा में एक बार जब प्रवासी मजदूर सड़क पर आया था, तो हर न्यूज चैनल की प्राइम टाइम डिबेट में और फर्स्ट हेडलाइन था। मगर जब सूरत में उड़ीसा के मजदूर सड़क पर आए थे और इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनकी हालत गुजरात के अंदर बद से बदतर होती जा रही है, तो उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वायर की आपको यह खबर याद है? वायर की इस खबर के मुताबिक आपके स्क्रीन पर ज्योति सीएनसी, ये वो कंपनी है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वो चर्चित मोनोग्राम सूट दिया था, वो सूट जिसमें प्रधानमंत्री का अपना नाम लिखा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि इस ज्योति सीएनसी के साथ गुजरात सरकार का करार होता है? और ये ज्योति सीएनसी से जो है करार ये होता है कि वो 5000 वेंटिलेटर्स मुहैया कराएंगे। वो वेंटिलेटर्स जो कि फर्जी वेंटिलेटर्स थे, वो वेंटिलेटर्स जो एम्ब्यू बैग्स थे, वो वेंटिलेटर्स जो पुडुचेरी मंगवाता है मगर फिर उसे वापस कर देता है क्योंकि उनकी हालत बद से बदतर है। मगर इस पर चूं तक नहीं होती, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। जब गुजरात के एक पत्रकार धवल पटेल ये मुद्दा उठाते हैं कि विजय रूपानी के शर्मनाक प्रदर्शन के चलते हो सकता है कि अब उनकी जगह मनसुख मंडाविया अगले मुख्यमंत्री बना दिए जाएं, तो इस पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यह है गुजरात मॉडल। जी हां, वो गुजरात मॉडल जिस पर पूरी तरह से खामोशी है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बारे में जो विसिल ब्लोअर है, वो अनाम चेहरा जिसने शिकायत की है, जिसके बुनियाद पर गुजरात हाईकोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणियां की है, उसका यह भी कहना है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्सेस काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बद से बदतर हालात में काम कर रहे हैं। उनके पास पीपीई नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि मास्क, ग्लव्स और वो बुनियादी चीजें जिसके जरिए आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। आखिर गुजरात की स्वास्थ्य सेवा की इतनी बदतर हालत क्यों है? उसके लिए आपको यह बात समझना होगा कि पिछले 20 सालों से गुजरात का पूरा फोकस जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर रहा है। यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन पर जोर तो रहा है, नतीजा गरीब जिन अस्पतालों में जाता है, यानी कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है।
और प्राइवेट सेक्टर पर फोकस के चलते स्वास्थ्य सेवाएं वहां की लगातार लचर बनी हुई हैं। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज से करीब 3 साल पहले गुजरात के सिविल अस्पताल में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। जी हां, 18 शिशु एक साथ मारे गए थे। 18 शिशु। यह वही दौर है जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में शिशु जो हैं वो एन्सेफेलाइटिस से मारे गए थे। तब अहमदाबाद में भी ऐसा बवाल हुआ था और उसे उस वक्त के प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में मैंने इस बात पर रिपोर्ट की थी कि गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लचर थी। मैं आपको 2017 की अपनी खुद की रिपोर्ट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अहमदाबाद के असरवा स्थित सिविल अस्पताल में 18 शिशुओं की मौत हो जाती है। वो अस्पताल जिसका मुकाम भारत नहीं बल्कि एशिया में है। पहले तो अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम प्रभाकर ऐसी मौतों से ही इनकार कर देते हैं, फिर अपनी नाकामी को स्वीकार करना पड़ता है। प्रभाकर कहते हैं कि रोजाना 4-5 बच्चों की मौत सामान्य बात है और अगर एक दिन में 9 बच्चों की मौत हो गई तो यह महज एक मामूली बढ़ोतरी है। डॉक्टर आर.के. दीक्षित की अध्यक्षता में इन मौतों पर बनी समिति के पहले मसौदे में अस्पताल की कोई आलोचना नहीं हुई। अलबत्ता यह जरूर कहा गया कि स्टाफ की संख्या, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सें शामिल हैं, उन्हें बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहली बात, एक दिन में 9 बच्चों की मौत हो जाती है और डॉक्टर एम प्रभाकर ने आज से 3 साल पहले कहा था यह मामूली बात है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट ने हालांकि उस वक्त भी अहमदाबाद सिविल अस्पताल को कटघरे में नहीं रखा था, मगर बावजूद इसके मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त भी इस बात की कमी महसूस की गई थी कि किस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है। दरअसल अगर हम अहमदाबाद सिविल अस्पताल की बात करें और गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो दोनों जगह स्थिति बहुत दयनीय है। आपको याद है वो वीडियो? जी हां, कोरोना संकट के शुरुआती वक्त था जब एक पूरा परिवार 25 के 25 लोगों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया था और फिर उनके साथ जो बदतमीजी की गई थी वो हम सबको शर्मिंदा करने के लिए काफी है। वो वीडियो मैं चाहता हूं आप फिर देखिए। हेलो, मारू नाम सोनू नागर छे। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड। कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है। यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। और जहां तक गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सेवा की बात करें, यानी कि मां और शिशु की स्वास्थ्य सेवा की बात करें, तो गुजरात की स्थिति सबसे बदतर है। मैं आपको बताना चाहूंगा CAG ने आखिर इस मुद्दे पर क्या कहा था। पहला, 2007 से 2012 के बीच सप्लीमेंट्री पोषण देने के बावजूद गुजरात में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। करीब 1.87 करोड़ लोग एकीकृत बच्चा विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS से महरूम हैं। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये CAG तो है UPA सरकार के समय की CAG की थी, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला विकास कल्याण मंत्री गुजरात की उस वक्त कौन थी? वसुबेन त्रिवेदी। उन्होंने खुद ने गुजरात की जो स्वास्थ्य सेवा है उसके बारे में क्या कहा था। 14 जिलों के 6.13 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और बाकी 12 जिलों में तो आंकड़े मौजूद ही नहीं हैं। अहमदाबाद जिले में करीब 85,000 कुपोषित बच्चे हैं। वो अहमदाबाद जो गुजरात मॉडल की नब्ज है। सबसे हैरत में डाल देने वाली बात यह कि कुपोषण की समस्या सिर्फ किसी खास जिले या इलाके तक सीमित नहीं है। बनासकांठा के आदिवासी जिलों, जिसमें करीब 78,481 बच्चे, से लेकर मध्य गुजरात के दाहोद, जिसमें करीब 73,384 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जी हां, चाहे बच्चे, चाहे औरतें और चाहे वहां का सबसे बड़ा अस्पताल, और इस सब मुद्दे पर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हर मौके पर चौका मारने से नहीं चूकती। जी हां, मौके पर चौका। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। संकट भी हो, त्रासदी हो, उसमें भी वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेती है। याद है आपको
पुलवामा में जो हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, तब भी चुनाव आयोग लगातार कह रहा था कि इस मुद्दे का सियासी तौर पर इस्तेमाल ना करें। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर छुट भैया नेता इस मुद्दे का सियासी तौर पर इस्तेमाल करता रहा। अब खबर क्या आई है आपके स्क्रीन पर। यह तस्वीर आपको याद है ज्योति पासवान का। यह गुरुग्राम से बिहार तक अपने पिता को लेकर गई। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और यह अपने पिता को साइकिल में लेकर गई। यह तस्वीर हम सबको शर्मिंदा करने के लिए काफी है। यह तस्वीर हमारे हुक्मरानों को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। वो हुक्मरान जिन्होंने गरीब को सिर्फ लॉकडाउन के लिए 4 घंटे का वक्त संभलने के लिए दिया था। मगर अब जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मौके पर चौका मारने के लिए तैयार है। आपके स्क्रीन पर यह हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि अपील कर रहे हैं किरण रिजिजू से, खेल मंत्री किरण रिजिजू से अपील कर रहे हैं कि ज्योति पासवान जो है उसने बहुत मुश्किल वक्त में अपने पिता को गुरुग्राम से बिहार की ओर ले गए। आप इस बच्ची का हौसला बढ़ाएं और खेल के क्षेत्र में आप इसका परीक्षण करें। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामविलास पासवान ने क्या कहा है। मैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी आग्रह करता हूं कि पूरी दुनिया में साहस की मिसाल कायम करने वाली देश की बेटी ज्योति पासवान की साइकिलिंग की प्रतिभा को और अधिक संवारने के लिए इसके उचित प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें। इस पर किरण रिजिजू क्या कहते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं पासवान जी कि मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकारियों और साइकिलिंग फेडरेशन से ज्योति कुमारी के परीक्षण के बाद मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए कहूंगा। यदि संभावित पाया तो उसे नई दिल्ली में IGI स्टेडियम परिसर में राष्ट्रीय साइकिलिंग अकादमी में प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। क्या आप जानते हैं इसका जवाब ज्योति पासवान ने क्या कहा है। ज्योति पासवान ने कहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है इस बात की, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे उस बात पर जोर देना है। तो ये लोग मौके पर चौका लगाने से बिल्कुल नहीं चूकते। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये परिवार इतना बेबस था कि इन्हें अपना एक बैल बेचना पड़ा और अब बैल की जगह राहुल और उनकी पत्नी ने ले ली है। जी हां, देखिए किस तरह से ये अपने बुलक कार्ट को, अपनी बैलगाड़ी को चला रहे हैं और एक बैल जिसे उन्होंने बेच दिया है गरीबी के चलते, कोरोना संकट के चलते, उसकी जगह माता और पिता ने ले ली है। मैं जानना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि आप इस दंपत्ति के लिए कौन सा खेल चुनेंगे, कौन सा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन चुनेंगे। क्या आप इस मौके पर चौका नहीं मारना चाहेंगे? और अगर मौके पर चौके की बात हो ही रही है तो आइए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। यह तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो एक समारोह में बैठे हैं। जानते हैं समारोह में क्या हो रहा है। इस समारोह में कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी नेता बैठे हुए हैं बीच बीच में एक सीट की जगह है। मगर जहां तक मुझे याद है साफ तौर पर फरमान दिया गया था कि जब तक कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, जब तक हालात गंभीर बने हुए हैं, तब तक राजनीतिक समारोह ना किया जाए। मैं जानना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान सरकार से कि क्या लॉकडाउन से मुकाबला करना आपकी प्राथमिकता है या कांग्रेस के कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हों जिसमें आप लॉकडाउन की तमाम धज्जियां उड़ा दें। क्या आप भूल गए कि किन हालात में आपने शपथ ग्रहण किया था? ये तस्वीरें आपको याद है? क्या आप भूल गए कि आपकी अपनी स्वास्थ्य सचिव कोरोना वायरस से संक्रमित थीं और उनके जरिए करीब 48 मध्य प्रदेश सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे? क्या कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना, उससे मुकाबला करना मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक मजाक है? जो भारतीय जनता पार्टी मौके पर चौका मारती है और ऐसे मौके पर भी सियासत करती है और ऐसे मौकों को भी वो अपनी निजी सियासत के लिए इस्तेमाल करती है, उनको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि आपने इस देश के गरीब की क्या हालत कर दी है। ये वीडियो देखिए।
जी हां, ये हालत है इस गरीब की, और ये हालत उस गरीब की है जो आज की तारीख में बद से बदतर हालात जीने को मजबूर है। और क्या आप जानते हैं कि इस मौके पर जब सरकार को एक मानवीय चेहरा दिखाना चाहिए अपने नागरिकों के प्रति, जामिया मिलिया की एक छात्रा सफूरा जरगर को जेल भेज दिया जाता है। वो सफूरा जरगर जो प्रेग्नेंट है। इसकी चर्चा मैं आपसे कई बार कर चुका हूं, मगर आपके सामने एक और खबर। जी हां, क्या आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये हैं दो जेएनयू की छात्राएं नताशा नरवाल और देवांगना कलिता। इन दोनों को दिल्ली पुलिस अदालत ले जाती है और अदालत से अपील करती है कि हमें इनकी हिरासत दी जाए, क्योंकि इनका रोल है दिल्ली के दंगों में। अदालत उसे सिरे से खारिज कर देती है। अदालत साफ तौर पर कहती है कि आपने जो सबूत पेश किए थे वो सिर्फ इस बात के प्रमाण थे कि ये दो लड़कियां जो हैं वो एक आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, और आंदोलन में हिस्सा लेना कोई गुनाह नहीं है। बाद में दिल्ली पुलिस जो है नए आरोपों के साथ पहुंच जाती है अदालत, और वो आरोप क्या हैं? चार्जेस ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, राइटिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगती है। क्या, कौन से आरोप हैं? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, दंगा और आपराधिक साजिश। नतीजा क्या होता है कि अदालत को उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजना पड़ता है। ये दोनों लड़कियां जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में जो धरना हुआ था वहां मौजूद थी। इन दोनों लड़कियों ने क्या किसी तरह के कोई भड़काऊ बयान दिए? ऐसे कोई वीडियोस मौजूद नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शख्स कपिल मिश्रा पहुंचा था जाफराबाद मेट्रो स्टेशन, और वहां पर उसने यह भड़काऊ बयान दिया था पुलिस की मौजूदगी में। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए। अब मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो पुलिस के हवाले से आई थी, जैसे ही कपिल मिश्रा ये भड़काऊ बयान देता है, ढेरों व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ वीडियोस चलाए जाने लगते हैं। नतीजा, दिल्ली में जोरदार दंगे और 60 के करीब लोगों की मौत। क्या अब तक तुमने कपिल मिश्रा से पूछताछ की है? गिरफ्तारी तो चलो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मगर क्या तुमने अब तक इस शख्स से पूछताछ की है? और दूसरी तरफ उन 2 लड़कियों पर आपने ये तमाम आरोप लगा दिए जिन्हें न्यायिक हिरासत में देने से अदालत ने पहली मर्तबा मना कर दिया था। तो देखा आपने, कितनी महान पार्टी है ये, कितनी महान सरकार है कि हर मौके पर चौका मारने से नहीं चूकती। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हां, आप सबको ईद की मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि अगला 1 साल हम सब के लिए खुशियां लेकर आएगा, हम सब के चेहरों पर मुस्कान होगी। मैं जानता हूं कि साल 2020 जो है वो बहुत अच्छा साल नहीं रहा है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला वक्त हम सब के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, और न्यूज क्लिक को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।